चलो तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज सब हम लोग एक नए समय से अपने नए समय से जुड़ रहे हैं। तो इस समय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि इस समय आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस समय में जुड़कर अपने आप को पढ़कर एक यहाँ से लाभ ले सकते हैं और बहुत कुछ फ़ायदा आप लोग को पहुँचेगा। अगर आप अच्छे तरह से क्लास करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक क्लास बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना, यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं और ये आप लोग के लिए ही है। आप लोग के लिए जो भी हमको मेहनत करना पड़ेगा हम करेंगे, चाहे उसके लिए हमको दिन रात एक करना पड़े क्यों नहीं, वही हम करने के लिए तैयार हैं। तो हम नया जो समय चेंज किए हैं इसके बारे में हम आपको टेलीग्राम पे भी बताए थे, व्हाट्सएप पे भी बताए थे, फेसबुक पे भी बताए थे, इंस्टाग्राम पे भी आपको हम बता दिए हैं। तो इस सारे जगह से जो भी स्टूडेंट हमें जानते हैं, पहचानते हैं या इसके बारे में जानते हैं वो सभी तो इस समय में जुड़ जाएंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं, चाहे वो सब आप पहले चेक नहीं किए हैं या उससे आप नहीं जुड़े हुए हैं, तो हम आपको बता देते हैं जो नया समय निर्धारित हुआ है उसके बारे में बता देते हैं कि किस समय से हमको कौन सा टॉपिक का पढ़ाई होगा और कौन से क्लास का चलेगा। तो चलो अब सबसे पहले हम लोग नए समय के बारे में देख लेते हैं। न्यू जो टाइम हम लोग का आया है लाइव क्लास का, वो क्या टाइम है? वो टाइम है बाबू, सबसे पहले हम लोग 12th के लिए देख लेते हैं। तो 12th में हम लोग दो टॉपिक चला रहे हैं, दो पार्ट चला रहे हैं। एक में हम लोग चला रहे हैं ऑर्गेनिक और दूसरे में हम लोग का चल रहा है बाबू फिजिकल। तो ये दोनों हम लोग का साथ चल रहा है, लेकिन हम आपको समय बता देते हैं कि कौन से समय से हम लोग का कौन कौन से दिन ऑर्गेनिक का क्लास होगा और कौन कौन दिन फिजिकल का क्लास। अगर डेली हम लोग क्लास कर दें ऑर्गेनिक फिजिकल दोनों तो शायद आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ज़्यादा लोड हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसके टाइम में अंतर रखे हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक बाबू जो आपको चलेगा MWF, हिंदी में लिख देते हैं सोम मतलब सोमवार, बुध और शुक्र, ये 3 दिन आप लोग का चलेगा बाबू ऑर्गेनिक। वो समय हम आपको बताते हैं कि कौन सा समय है। तो 12th का समय है बाबू 7:30 बजे शाम, ठीक है, 7 बजे शाम, यानी 7 बजे से कितना बजे से चलेगा? 7 बजे से क्या चलेगा? 12 चलेगा। ऑर्गेनिक चलेगा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। जो फिजिकल हम लोग का चलेगा, फिजिक्स नहीं है, फिजिकल है, ठीक है, केमिस्ट्री का एक पार्ट है फिजिकल। तो जो 12th का फिजिकल चलेगा बाबू वो चलेगा मंगल, यानी अल्टरनेट में चलेगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। मंगल और गुरु जिसको हम लोग बृहस्पति कहते हैं, गुरुवार, और लास्ट चलेगा हम लोग का शनि यानी शनिवार। तो ये 3 दिन हम लोग का चलेगा बाबू फिजिकल। ये 3 दिन चलेगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हम लोग का चलेगा फिजिकल, और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार हम लोग का चलेगा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार चलेगा ऑर्गेनिक, मंगल, गुरु और शनि चलेगा हम लोग का फिजिकल। यानी इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते थे बाबू? MWF, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। इसी तरह से इसमें बाबू ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यानी TTS। तो MWF में हम लोग को ऑर्गेनिक चलेगा, समय बाबू 7 बजे शाम से, यानी 7 बजे से हम लोग का क्लास शुरू हो जाएगा। अगर किसी दिन हम लोग का क्लास गैप होता है या किसी दिन क्लास हम लोग का नहीं हो पाता है तो उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल आपका जो है प्रवीण केमिस्ट्री क्यूज, आप उसको सर्च कीजिए, प्रवीण केमिस्ट्री क्यूज, ये आपको मिलेगा टेलीग्राम पे एक चैनल, इससे आप जुड़ जाइए और जुड़कर आप सारा नोटिफिकेशन पा सकते हैं। इस पर आप जो भी दिक्कत हो, चाहे जो भी PDF वगैरह हो, सारा चीज़ आपको इस पे मिल जाएगा। जो भी PPT हो या PDF हो या किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो, ये सारा आप यहाँ से पा सकते हैं। तो आप इससे ज़रूर जुड़ जाए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बाबू 11th का। तो 11th का अभी हम लोग का सिर्फ फिजिकल चलेगा, फिर जैसे जैसे हम लोग का समय थोड़ा सा बीतेगा, यानी अगस्त पार होगा, उसके बाद जो अगला मंथ आएगा, अगला मंथ के आधा से हम लोग इसमें साथ में हम लोग इनऑर्गेनिक भी काम करेंगे, लेकिन आपके इच्छा अनुसार जो आप लोग का मन करेगा वो हम लोग काम करेंगे। तो जो हम लोग का 11 चलेगा उसका जो समय रहेगा बाबू 8:30 शाम, ठीक है, 8:30 बजे शाम।
ध्यान से अब आपको इस समय में जुड़ना है। देखिए सुबह के समय में हम लोग क्लास चला रहे थे, लेकिन सुबह के समय में बहुत कम स्टूडेंट जुड़ रहे थे, लेकिन सुबह में बहुत ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट था, क्योंकि उस समय नेट बहुत फास्ट होता था, स्पीड रहता था, आप लोग का नेट खत्म नहीं होता था। लेकिन अब आप लोग को नेट बचा कर रखना होगा ताकि आप क्लास कर पाए। तो इतना तो आप कर ही नहीं सकते हैं कि नेट थोड़ा सा बचा ले। तो 8:30 बजे शाम से डेली चलेगा 11th का फिजिकल। वो कौन कौन दिन चलेगा बाबू? तो वो चलेगा आपका इसी में TTS में ही चलेगा। तो मंगल, गुरु, शनि और इसके साथ साथ रविवार को भी क्लास चलेगा। ठीक है, यानी फिजिकल का क्लास यानी 11th का क्लास हम लोग का मंगल को भी चलेगा, यानी T में भी चलेगा, T में भी चलेगा, S में भी चलेगा और S में भी चलेगा। यानी TTSS में हम लोग का 11 चलेगा। क्या चलेगा बाबू? 11। तो इसके लिए भी आपको 8:30 बजे यूट्यूब पे लाइव आ जाना है। आपको आ जाना है 8:30 बजे, पक्का चालू हो जाएगा। और अगर किसी दिन नहीं हो पाता है, किसी दिन क्लास छूट जाता है या गैप रह जाता है, तो उसके हम दूसरे दिन हो सकता है उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन पूछ जाए कि इसका क्लास कब चलेगा। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन पहले आपको जाएगा कि आज क्लास नहीं होगा या इसके बदले कब क्लास होगा। तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाए, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाए। और जो 10th वाले भाई हैं, जो भी हमारे छोटे भाई बहन 10th में पढ़ते हैं, अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं, और ये सब टाइम जो बता रहे हैं ना बाबू, ये सब हिंदी मीडियम वाले के लिए बता रहे हैं। अभी इंग्लिश मीडियम वाले का क्लास बंद है हमारे पास, अभी उसका कोई भी शुरुआत नहीं हुआ है। तो जो भी 10th में पढ़ने वाले हैं और हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हैं, और ऐसे भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कुछ है नहीं, हम तो अधिकतर चीज़ इंग्लिश में ही लिखते हैं और हिंदी में बोलते हैं, यानी इंग्लिश मीडियम वाले भी भाई आएंगे तो उनको भी अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, जो डिफिनेशन वगैरह रहता है, अगर हम उसको बोलते हैं तो आप उसे डिफाइन करके या आप उसे ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश में लिख सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो 10th वाला है, 10th वाले को भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसका ज़्यादा दिन नहीं, 2 ही दिन पढ़ाएंगे। कौन कौन दिन बाबू? तो सोमवार और शुक्रवार, ये 2 क्लास चलेगा। सोमवार को चलेगा और शुक्रवार को चलेगा। समय जो है भाई, वो समय है 5 बजे से हो सकता है या 5:30 बजे शाम से हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपको 3 क्लास का बताया है बाबू, 12th का, 11th का और 10th का, इस समय है आप लोग का। और इस समय से आप लोग रेगुलर जुड़ जाएं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतर तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको साथ में असाइनमेंट, PDF जो भी हो, टेस्ट वगैरह, क्यूज वगैरह सारा चीज़ होते रहेगा, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो ये नया टाइम है, जिनको भी नोट करना है नोट कर लीजिए। और आज हम लोग देख लेते हैं बाबू ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक, और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को भी पता नहीं होगा, वो सुबह वेट करते होंगे क्योंकि पहले सुबह में क्लास चल रहा था, तो उनको जरा बता दीजिएगा। ऐसे वो आएंगे तो उनको तो पता चल जाएगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, जो नया स्टूडेंट है या जिनके भाई बहन अभी 11th, 12th और 10th में पढ़ते हैं, तो वो ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए उनको, ताकि वो समय से जुड़ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपने आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको दबाना तो अनिवार्य है। अगर आप उसको दबाते हैं तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो आपको खुद यूट्यूब पे आना होगा। तो आप ये काम जरूर कर लीजिए, फ्री है, बिल्कुल भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और अगर हमसे मन लगता है, अगर हमसे पढ़ने में मज़ा आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थोड़ा, यानी कहने का मतलब है थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करें, ताकि आपके सपोर्ट से हम और अच्छे तरह से काम कर पाए। तो चलो बाबू, बहुत देर बोल दिए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आ जाते हैं अब आप लोग के क्लास पे। तो बाबू, पिछले क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन। तो उसमें हम लोग लगता है कि 8 रिएक्शन यानी 8 प्रिपरेशन करने के लिए रिएक्शन बताए थे। तो आज हम उसके आगे बताते हैं। तो चलो बाबू, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? एल्डिहाइड और कीटोन का विचरण। एल्डिहाइड तथा कीटोन का विचरण, यानी बनाने की विधि।
तो बाबू पिछले क्लास में हम लोग 8 रिएक्शन पढ़े थे, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका ज़रूरत हमें कहीं बनाने में नहीं आता है, बस आपसे कहीं एक आध क्वेश्चन पूछता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको दिखाना रहता है कि इसके बाद क्या होगा, यानी इस रिएक्शन में इससे मिलकर क्या बनेगा, यानी इस रिएक्शन को आपको याद करके रखना होगा ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या किसी भी तरह के रिएक्शन हो, अगर आपसे पूछा जाए उसके नेमिंग रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिस रिएक्शन का नामाकरण किया गया है, जिस रिएक्शन का नाम दिया गया है, उसको तो आप हर हाल में याद कर ले ताकि बाद में वो कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, यानी उसको बनाने की विधि को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि एल्डिहाइड तथा कीटोन की बनाने की विधि पूछे, आपसे पूछ देगा कि इटार्ड रिएक्शन क्या है, आपसे पूछ देगा गाटरमान क्या है, गाटरमान कोक रिएक्शन क्या है, आपसे पूछेगा रायमटिमान रिएक्शन क्या है। तो इस तरह से नेमिंग रिएक्शन होते हैं और रिएक्शन का नाम लिख देगा और उसको आपको क्या करना होगा बाबू, रिएक्शन को पूरा करना होगा, या कभी रिएक्शन दे देगा और पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि इसका इनमें से कौन सा नाम है। तो रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कब, जब आप उसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से मन लगाकर उसको समझ लीजिएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप उसे नहीं देखते हैं तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट वो रहकर भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि परीक्षा में आएगा आपको समझ में नहीं आएगा। ये चलते यहाँ पर रिएक्शन को ध्यान देना, और रिएक्शन कैसे बनता है इसके लिए हमने बेसिक में बहुत दिन काम किया था। तो अगर आप उस क्लास को नहीं किए हैं तो अगर आपके पास समय है तो कर सकते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास बेसिक से क्लास कर सकते हैं। और अगर समय नहीं है तो जो रिएक्शन हम बताएं उसको 2 बार 4 बार अपने कॉपी में लिखिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। और उसका रिवीजन आप बार बार करते रहिए, कभी नहीं भूल पाइएगा और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइएगा। और एग्जाम के लिए भी हम लोग काम करेंगे मात्र 30 दिन में, वो वेटर काम होगा जो हमको एग्जाम के समय में बहुत बढ़िया से काम देगा और एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आएगा, उससे बिल्कुल आएगा। तो चलो बाबू क्लास में लग जाते हैं। तो बाबू 8 हम लोग रिएक्शन देख लिए थे, तो आज हम लोग इसके आगे का रिएक्शन देखते हैं, 9वां रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें आज हम लोग बनाएंगे बाबू प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक रिएक्शन देखें, साइड चेन क्लोरोनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं फासर्व श्रृंखला क्लोरीकरण द्वारा, फासर्व श्रृंखला क्लोरीकरण द्वारा। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, वाई साइड चेन क्लोरोनेशन मेथड भी लिख सकते हैं या इतना ही छोड़ सकते हैं। चलो तो आज हम लोग साइड चेन क्लोरोनेशन मेथड द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे बाबू, एल्डिहाइड बनाएंगे। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को देखना है और देखकर इसको याद कर लेना है, और याद भी नहीं हो तो आप 4 बार 5 बार अपने कॉपी पे लिखिए, आपको बिल्कुल सही से समझ में आएगा। तो चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लो, फासर्व श्रृंखला क्लोरीकरण द्वारा। देखिए फासर्व श्रृंखला क्लोरीकरण में क्या होता है, यानी उसके साइड चेन रिएक्शन होते हैं और साइड चेन रिएक्शन के द्वारा ही इसमें से एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण होता है। तो इसमें जो निर्माण होता है बाबू वो किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो चलो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होने वाला है और किसके साथ होने वाला है। तो बाबू जब हम लोग टॉलिन का फॉर्मूला सभी को जानता है, स्ट्रक्चर भी सभी को याद होगा, इसका नाम ही क्या है, टॉलिन है। तो जब हम लोग टॉलिन को क्या कहता है, क्लोरीकरण कहता है। क्या कहता है, क्लोरीकरण। तो क्लोरीकरण कब होगा बाबू, जब हम लोग क्लोरीन को, और क्लोरीकरण करने के लिए हमें सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है। सूर्य प्रकाश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, H से। तो जब हम लोग टॉलिन को क्लोरीकरण करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या तैयार होगा, तो यहाँ पे जो तैयार होता है बाबू वो होगा CHCl2, जिसे हम लोग कहते हैं बेंजल क्लोराइड। यानी जब हम लोग टॉलिन को क्लोरीकरण करते हैं, जब हम लोग टॉलिन का क्लोरीकरण करते हैं, क्लोरीकरण कब होगा, जब हम लोग H के प्रेजेंट में क्लोरीकरण करेंगे, यानी क्लोरोनेशन करेंगे या क्लोरीन के साथ टॉलिन का विक्रिया करेंगे, तो हमको बेंजल क्लोराइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, बेंजल क्लोराइड का निर्माण होगा।
और पुनः जब हम इसी बेंजल क्लोराइड को हमको क्या बनाना है, हमको तो बनाना है एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है बेंजल क्लोराइड, तो हमको और आगे ले जाना होगा। तो पुनः बाबू हम लोग क्या करेंगे कि जब बेंजल क्लोराइड को H2O के साथ H2O के साथ यानी जल के साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म करते हैं या जल द्वारा अपघटन करते हैं, जल द्वारा अपघटन करते हैं, अपघटन करते हैं कितना ताप पे, तो 373 केल्विन ताप पे। तो किसका निर्माण होता है, तो यहां पर देख लो किसका निर्माण होता है। तो जब हम लोग इस बेंजल क्लोराइड को जल अपघटन करते हैं 373 केल्विन ताप पे, तो बाबू यहां पे हमको बेंजल डिहाइड, किसका निर्माण होता है बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। प्लस में जो अवशेष बचेगा उसको आप यहाँ पे डिनोट कर दीजिए, तो यहाँ से H टूटेगा तो HCl। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो बाबू समझेगा, बैलेंस करने के लिए हमने सिखाया है कि किस तरह से बैलेंस होता है। तो जब हम लोग टॉलिन का क्लोरीकरण करते हैं, क्लोरीकरण कब होगा, जब हम लोग टॉलिन को क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्लोरीकरण कहलाता है, क्लोरोनेशन कहलाता है। और जब हम लोग टॉलिन का क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीकरण करते हैं तो बेंजल क्लोराइड का निर्माण होता है। पुनः इसे जल द्वारा अपघटन करते हैं, अपघटित करते हैं 373 केल्विन ताप पर, तो बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। साथ में हमको HCl क्या मिलता है, अवशेष के रूप में मिलता है। तो ये है बाबू पार्श्व श्रृंखला क्लोरीकरण, क्योंकि इसका जो साइड चेन है उसमें क्लोरीकरण करके हम लोग बेंजल डिहाइड का निर्माण कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में हम आपको बिल्कुल अच्छे तरह से यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से टॉलिन से बेंजल डिहाइड का निर्माण हो रहा है। तो इस रिएक्शन का नाम दिया गया पार्श्व श्रृंखला क्लोरीकरण विधि। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जब टॉलिन को क्लोरीकरण करते हैं तो बेंजल क्लोराइड का निर्माण होता है, पुनः इसे जल द्वारा अपघटित करते हैं, ताप जरूर दिखाना, 373 केल्विन ताप पर जल द्वारा अपघटित करते हैं तो बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। तो चलो बाबू जल्दी से आप इस रिएक्शन को, हाँ आप कैसे याद करेंगे, तो या तो आप रिएक्शन के लिए पहले से जो बात हम बताए हैं GOC आइसोमर ये सब जो बात बताए हैं, अगर आप वो सब देखते हैं तो आपको रेजोनेंस वगैरह की प्रक्रिया से यहाँ पर कुछ बात समझ में आएगा। लेकिन अगर वो सभी आप नहीं क्लास में किए हैं, वो सभी आप नहीं पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है कि बस यहाँ पर जिस तरह से हम आपको लिखाए हैं, जिस तरह से हम आपको बताए हैं कि जब टॉलिन का क्लोरीकरण होता है तो बेंजल क्लोराइड का निर्माण होता है, पुनः बेंजल क्लोराइड को जल द्वारा अपघटित करते हैं 373 केल्विन ताप पर तो बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। तो आप इस तरह से भी अपने कॉपी में 2 बार 4 बार लिखकर इसके लैंग्वेज को याद कर सकते हैं और जीवन भर के लिए इसको साथ रख सकते हैं और कभी इसको नहीं भूल पाइएगा। तो चलो आप जल्दी से आप इस रिएक्शन को नोट करो, फिर हम लोग अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, और नोट करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देंगे। आप आसानी से नोट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और जिस तरह से हम याद करने के लिए बताए हैं उस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए, और आप लोग रूटीन से बिल्कुल क्लास में आ जाएं। कभी भी किसी तरह का अगर दिक्कत हो तो जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिखेगा उस पर आप संपर्क करें, ज़रूर संपर्क करें, आपका समस्या ज़रूर समाधान होगा। और आपका 45 मिनट 40 मिनट 50 मिनट का जो भी क्लास हो रेगुलर, वो क्लास में बने रहें। किसी दिन क्लास नहीं हो पाता उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो चलो बाबू जुड़ गया, चलो बाबू नोट कर लिए। तो देखिए जब पढ़ते रहें तो उस समय आप लोग चैट कम करें, यानी जो भी क्वेश्चन पूछना हो वो आप लोग अपने एक दूसरे में चैट नहीं करते रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें कि किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। और अगर इस बार आपको समझ में नहीं आता है तो जब इसका रिकॉर्ड वीडियो हो जाए तो आप उसको 2 बार 4 बार सुने, ज़रूर समझ में आएगा। हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको हर तरह से इसको दिखाने का कोशिश करेंगे, हर तरह से आपको इसको समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और समय से जो समय आप लोग का बताया गया है 7 बजे, तो आप लोग को 7 बजे क्लास में यहाँ पर आ जाना है। तो चलो बाबू अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। तो अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे रेमर टीमान रिएक्शन। रेमर टीमान रिएक्शन देखिए कहीं से
राइमर टीमान रिएक्शन भी लिखा रहता है, कहीं से रीमर टीमान रिएक्शन भी लिखा रहता है, और कहीं से रीमर टाइमान रिएक्शन भी लिखा रहता है। तो कोई भी नाम रहे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइमर या रीमर जो पढ़ लीजिए, रीमर टीमान रिएक्शन, टीमान रिएक्शन। अब ये रीमर टीमान रिएक्शन क्या है, इसमें हम लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इसको समझते हैं, इसको हिंदी में भी क्या कहेंगे बाबू, रीमर टीमान रिएक्शन। रीमर टीमान रिएक्शन, इसको हिंदी में भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए, रीमर टीमान अभिक्रिया। ठीक है, नोट कर लो। इसमें हम लोग इसको इधर कर देते हैं, रीमर टीमान रिएक्शन। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जल्दी से आप लोग टॉपिक बना लीजिए। थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो जल्दी से आप लोग टॉपिक बना लीजिए, रीमर टीमान रिएक्शन। रीमर टीमान रिएक्शन में क्या होता है, तो जब हम लोग बाबू फिनॉल को, ये रिएक्शन पहले भी हम पढ़ाए हैं, याद कीजिए, आपको याद आएगा। चलिए नोट कर लिए, नोट कर लिए। तो जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग फिनॉल को, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन, तथा NaOH के साथ जब हम लोग फिनॉल को क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 तथा NaOH के साथ 334 केल्विन ताप पर, 334 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। देखो बाबू नाम सभी का देख लो, इसका नाम क्या है, फिनॉल, इसका नाम क्या है बाबू, ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसी का नाम है बाबू क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो जब हम लोग फिनॉल को ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 334 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में हमने पहले भी बताया है। यहाँ पर OH और साथ में बाबू यहाँ पर इसका व्युत्पन्न तैयार होगा CHO। तो अब यहाँ पर CHO यानी OH और CHO मिल रहा है, तो इसी तरह से इसका एक और व्युत्पन्न तैयार होगा OHCHO। अब यहाँ पर इसके व्युत्पन्न तैयार हो रहे हैं, यानी जब फिनॉल को हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 334 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, क्या करते हैं बाबू, गर्म करते हैं। तो यहाँ पर देख लो क्या हमको मिल रहा है, 1 2, यानी A2 मिल रहा है। और अगर हम इसे देखें तो क्या है, ये हमारा मेन होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ऑर्थो, ये हमारा क्या होगा, मेटा, और ये हमारा क्या होगा, पारा। तो यहाँ पर भी देखेंगे बाबू, तो 1 है, ये 2 है, तो 2 वाला ऑर्थो होता है, 4 वाला पैरा होता है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, तो ये हमारा मेन है, तो ये हमारा ऑर्थो होगा, ये हमारा मेटा होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। तो हम इसका नाम देखना चाहें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो, और इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और ये पूरा का नाम क्या होगा, ये तो मेन अभी है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेंजल्डिहाइड, वेंजल्डिहाइड। यानी यहाँ पर इसका वेंजल्डिहाइड का व्युत्पन्न तैयार हो रहा है, जिसमें हम लोग को ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिल रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा वो, ऑर्थोहाइड्रोक्सी वेंजल्डिहाइड। और इसका नामकरण करने के लिए हमने बहुत क्लास पहले किया है, कितना अच्छा से आपको समझाने का कोशिश किए थे। और यहाँ पर देखेंगे बाबू, तो ये 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर पे है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरा। तो हम यहाँ पर देंगे P, पैरा को शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं, पैरा। और ये क्या है बाबू, हाइड्रोक्सी, तो पैरा हाइड्रोक्सी, और ये पूरा का नाम क्या हो जाएगा, वेंजल्डिहाइड।
और जो अवशेष बचेगा वो बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 343 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो चलो बाबू जल्दी से आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से इस रिएक्शन को समझ में आए। और इस रिएक्शन को याद करने के लिए बस यही काम करना है, 2 बार 4 बार अपने कॉपी में लिखना है कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 334 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं या हीट करते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव्स तैयार होता है या डेरिवेटिव्स का निर्माण होता है। डेरिवेटिव्स का निर्माण होता है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? व्युत्पन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न। तो कह सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड का व्युत्पन्न प्राप्त होता है। तो चलो जल्दी से आप इस रिएक्शन को भी नोट कर लो। इसके बाद हम लोग एक और रिएक्शन देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए और लास्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे इटार्ड रिएक्शन। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, आप लोग के पास नोट करने का समय है। और इससे भी अगर कमज़ोर विद्यार्थी हैं जो इतने समय भी नोट नहीं कर पाते हैं, तो वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल से। जो स्क्रीनशॉट होता है उसको स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप उससे नोट करें, बाद में आप उसको लिखें। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में जल्दी से अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए और बाद में इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, ज़रूर याद कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए और किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। और ये नया समय आप लोग को जरूर पसंद आ रहा होगा, तो ये नए समय में आप लोग बिल्कुल खाली रहते हैं, तो अब यहाँ पर फिल्म टीवी नहीं देखकर थोड़ा सा क्लास में आ जाएं और क्लास में साथ में कॉपी कलम जरूर रख ले रहे हैं ताकि आप उसको अच्छे से समय पे नोट कर पाएँ। तो लास्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं बाबू इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन जिसको हम लोग हिंदी में भी कहेंगे इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया, जल्दी से टॉपिक बना लें, इटार्ड अभिक्रिया। इस रिएक्शन के बाद हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। चलो जल्दी से नोट कर लो। इस रिएक्शन में क्या होता है, तो जब हम लोग टॉलिन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं CH2 के प्रेजेंट में, तो क्रोमियम संकुल का निर्माण होता है। फिर उसे हम लोग पुनः अपघटित करते हैं तो इसमें एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो चलो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। नोट कर लिया, बिल्कुल अच्छे से इसको समझकर पढ़ना है और किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमें बताइए। तो चलो बाबू जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जब हम लोग टॉलिन को CH2CrO2Cl, चाहे इसको भी हटा दीजिए, डायरेक्ट इसको हम लिखते हैं क्रोमियम क्लोराइड को CrO2Cl2, इसका नाम है बाबू क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड। जब हम लोग टॉलिन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो देखिए क्या हमको प्राप्त होता है। हमें प्राप्त होता है
CHOCrO2 HCl2 के होल 2, यहाँ सॉरी, यहाँ HCl2 के होल 2, जिसे हम लोग कहते हैं बाबू क्रोमियम संकुल। क्रोमियम संकुल हिंदी में लिख देते हैं क्रोमियम संकुल। क्रोमियम संकुल। जब हम लोग टॉलिन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2, इसका नाम क्या है बाबू, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्रोमियम संकुल, या इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स क्रोमियम भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स क्रोमियम। तो हमको क्या प्राप्त होता है बाबू, कॉम्प्लेक्स क्रोमियम। जब हम लोग टॉलिन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्रोमियम यानी क्रोमियम संकुल का निर्माण होता है। पुनः इसे जल द्वारा अपघटित करते हैं। पुनः इसे क्या करते हैं बाबू, जल द्वारा अपघटित करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ हमको बेंजीन साथ में CHO यानी हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और अपघटित करने के लिए हमें इसे क्या करना होगा, हीट करना होगा। तो बस यही रिएक्शन को आपको ध्यान में रखना है। तो बाबू जब टॉलिन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंट में उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्रोमियम संकुल का निर्माण होता है, कॉम्प्लेक्स क्रोमियम का निर्माण होता है। पुनः इसे जल द्वारा अपघटित करते हैं, तो अपघटित करने के लिए हमें इसे हीट करना होगा, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जब हम लोग इसे गर्म करेंगे H2O की उपस्थिति में या जल द्वारा अपघटित करेंगे तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बाबू इटार्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन। तो चलो जल्दी से आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लो कि जब टॉलिन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ जब हम लोग टॉलिन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 के प्रेजेंट में अभिक्रिया करते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्रोमियम यानी क्रोमियम संकुल का निर्माण होता है। पुनः इसे जल द्वारा अपघटित करते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो चलो जल्दी से आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लो। फिर अब हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो चलो हटाते हैं, इसको हटा दें। जल्दी जल्दी नोट करेगा और इसको याद करेगा क्योंकि हम इस पर एक टेस्ट लेने वाले हैं और पहले भी जो हुआ उस पर भी हम लोग एक सब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाले हैं। तो जल्दी से आप इसे अच्छे से रिवीजन कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए और किसी चीज़ का अगर कोई दिक्कत हो तो वो आप हमसे संपर्क करें, हम उसे बताने का कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलो बाबू इसको हटाते हैं। अब हम लोग लास्ट आज का देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज है हम लोग के पास, उसको हमको याद करके रख लेना है ताकि कभी भी हमको कोई टेस्ट वगैरह या कहीं भी हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए तो हम उसको आसानी से बता सकते हैं या उसका आंसर हम कर सकते हैं। तो आज ये लास्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और एक बात जरूर बताना भाई कि आप लोग का क्लास कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता है। अगर किसी तरह का परेशानी है तो वो ज़रूर बताइए। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि अगर आपके पास किसी तरह का भी परेशानी है तो आप ज़रूर बताइए।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, भौतिक गुण। किसका भौतिक गुण, तो एल्डिहाइड और कीटोन का। तो कुछ भौतिक गुण है हमारे पास जो हमको याद करके रख लेना है। जैसे सबसे पहला हम इसका अगर प्रॉपर्टी देखें तो बाबू ये जो आपको मिलेंगे ये हमको दिखाई देते हैं कि एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन सामान्यतः द्रव तथा ठोसीय अवस्था में, ठोसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है और इसमें हमको ध्यान देना है। पहला पॉइंट है बाबू कि एल्डिहाइड तथा कीटोन द्रव और ठोस यानी दोनों अवस्था में पाया जाता है। अब यहाँ पर हमको एक बात समझना है कि क्या सभी के सभी एल्डिहाइड कीटोन हमको द्रव अवस्था में मिलते हैं? नहीं। कार्बन 11 तक, यानी कार्बन 11 तक जो निम्न हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे, कार्बन 11 तक का, यानी कार्बन 11 कहने का मतलब जैसे में आप लोग कार्बन 1 देखते हैं, कार्बन 2 देखते हैं, तो ऐसे में निम्न यानी कार्बन 11 तक जो एल्डिहाइड और कीटोन के समूह होंगे, जो ग्रुप होंगे, वो क्या होंगे बाबू, वो कार्बन 11 तक का एल्डिहाइड तथा कीटोन, यहां पर समझना है, एल्डिहाइड तथा कीटोन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन 11 तक का एल्डिहाइड तथा कीटोन द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, कार्बन 11 के बाद वाले, यानी हम इसे उच्चतर कह सकते हैं या उच्च एल्डिहाइड और कीटोन कह सकते हैं, बाद वाले एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा जो कीटोन होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो बात है वो आपको याद करके रखना है, नोट, इसमें जो एक सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड होता है, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HCO, जो ये फॉर्मल्डिहाइड है ना बाबू, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ही या सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड गैसीय स्टेट यानी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है। यानी यहां पर आपको एक बात याद हो गया होगा कि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जबकि इसके बाद वाले जो भी होते हैं यानी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर जो सभी एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे वो आपको द्रव और ठोसीय अवस्था में मिलेंगे। और जो कार्बन 11 तक जिसे हम लोग निम्न एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं ये आपको द्रव अवस्था में मिलेंगे, और जो उच्च एल्डिहाइड कीटोन जो कार्बन 11 के बाद होते हैं वैसे एल्डिहाइड और कीटोन ठोसीय अवस्था में मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट में आपको 3-4 तरह के आपको दिख रहे हैं पॉइंट, वो सभी पॉइंट याद हो जाने चाहिए। चलो बाबू दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है बाबू, यह रंगहीन होता है, यह रंगहीन होता है, यह रंगहीन होता है, इसका मतलब इसमें रंग नहीं पाया जाता है, ये दिखने में बिल्कुल लगता ही नहीं है कि इसमें कोई रंग है, यानी यह क्या है, रंगहीन होते। अगला पॉइंट है, सामान्य रूप से अगर हम माने तो यह गंधहीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात है, निम्न एल्डिहाइड तथा कीटोन जो निम्न सदस्य होते हैं ना उसमें कुछ गंध पाए जाते हैं, तीक्ष्ण गंध पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे अणुओं का आकार बड़ा होते जाता है वैसे वैसे इसका गंध कमते जाता है। तो निम्न या निम्नतर कह सकते हैं, जो नीचा हो, सबसे कम वाला हो। निम्न एल्डिहाइड तथा कीटोन तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं, चाहे गंध वाले होते हैं।
तथा जैसे जैसे देखो इतना लिखने का हमें ज़रूरत नहीं था, फिर भी लिख रहे हैं, जैसे जैसे अणुओं का आकार, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में परमाणु, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगा, अणुओं का आकार बढ़ने पर इसका गंध कमने लगता है या इसका गंध कम जाता है। तो चलो जल्दी से यहाँ पर आप इस 3 पॉइंट को देख लो कि यहाँ पर हमने 3 पॉइंट बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन द्रव और द्रव और ठोस अवस्था में मिलते हैं। एक आपको जो मिलता है फॉर्मल्डिहाइड, ये सिर्फ मिलता है गैसीय अवस्था में, यह रंगहीन होता है। और अगला पॉइंट है कि निम्न एल्डिहाइड तथा कीटोन तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं तथा जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता है इसका गंध कम होते जाता है। तो चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लो, इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नोट पॉइंट बनाकर लिख लो कि एरोमेटिक कीटोन सामान्यतः मीठी गंध युक्त ठोस होता है। ये बात थोड़ा सा याद कर लेना, कभी कभी पूछता है ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें आप बता देना है कि सामान्य रूप से एरोमेटिक जो कीटोन होते हैं वो कैसे होते हैं बाबू, मीठी गंध युक्त होते हैं। और वो सामान्य रूप से क्या ऐसे होते हैं, किस अवस्था में होते हैं, तो ठोसी अवस्था में होते हैं। तो चलो कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, तो जल्दी से आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। चलो नोट कर लिया तो ऊपर से हटाते हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। चलिए जल्दी से अगले पॉइंट की ओर देख लेते हैं। तो यहाँ पर बाबू एक और पॉइंट, एल्डिहाइड तथा कीटोन का घनत्व जल से अधिक होता है। जल से क्या होता है, अधिक होता है। तो इस सारे पॉइंट को आपको याद करके रख लेने हैं, ठीक है, आपको याद भी हो जाएंगे। अगले पॉइंट, अगला एल्डिहाइड तथा कीटोन का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन तथा ईथर के तुलना में कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अगला पॉइंट, सामान्यतः कार्बन 4 तक ही एल्डिहाइड तथा कीटोन जल में विलय होते हैं। जल में विलय होते हैं, सभी नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एकदम अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। 40% HCO जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, 10% मिथेनॉल CH3OH तथा शेष जल को मिलाकर
फॉर्मलिन नामक विलयन बनाया जाता है, बनाया जाता है जिसका उपयोग मृत जीवों के परीक्षण में किया जाता है, मृत जीवों के परीक्षण यानी जांच करने में किया जाता है, परीक्षण करने में किया जाता है। तो बाबू ये सब जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सभी को आपको याद करके रख लेने हैं और अच्छे तरह से काम करने हैं ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो और सब कुछ समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा पॉइंट आपको याद करके रख लेना है। चलो यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर लेना ऊपर से, जल्दी से आप इसे नोट कर लो। उसके बाद हम एक पॉइंट और बताते हैं, उसको भी आप याद कर लेना है और इसको अच्छे से याद करके जो टेस्ट लेंगे उस टेस्ट में ज़रूर बताना है ताकि हमको समझ में आए कि आपको कितना याद हुआ है, कितना याद नहीं हुआ। तो एक और पॉइंट जो है बाबू, यह 8वां पॉइंट है, यह अल्कोहल के तुलना में जल में कम विलेय होता है, जल में कम विलेय होता है, यानी जल में उतना अच्छे से नहीं घुल पाता है जितना अच्छा से अल्कोहल घुलता है। यानी यही कहता है कि इसका जो विलेयता होता है, यानी साफ साफ शब्दों में इसको यही कह सकते हैं कि इसका जो विलेयता होता है वो अल्कोहल के तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो जल्दी से आप इस सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू कि जब 40% फॉर्मल्डिहाइड तथा 10% मिथेनॉल तथा शेष जल यानी जो भी हमारा 50% बचेगा उस जल को मिलाएंगे तो एक फॉर्मलिन नामक विलयन तैयार होगा, सॉल्यूशन तैयार होगा, जिसका उपयोग हम लोग मृत जीवों के जांच करने में, टेस्ट करने में, परीक्षण करने में करते हैं। तो जल्दी से आप इस सभी पॉइंट को याद कर लीजिए और इस पे हम लोग का टेस्ट होगा। तो चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लिए हैं। तो अब हम लोग जो भी इसके बारे में अगले पॉइंट को देखेंगे, अगले जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। यानी आज हम लोग का जो भी क्लास हुआ है तो इसके क्लास का रिवीजन आपको कर लेना है ताकि हम जो शनिवार हो या रविवार हो उस समय आपका टेस्ट हो और टेस्ट में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ और हर टेस्ट में आपको शामिल होना है। तो चलो बाबू इसका क्लास अब परसों होगा, तो अपने समय से 7 बजे आप जुड़ जाएं और जो भी आपके भाई बहन 10th में 11th में पढ़ रहे हैं और आपके सहपाठी जो भी 12th में पढ़ रहे हैं वो सभी को जो आपको हम समय बताए हैं वो समय बता दीजिए और वो समय से आप भी जुड़ जाइए। आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा और पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। तो इसके पहले का जो क्लास हुआ है वो जाकर आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, जो अभी तक हमने लगभग 65-66 क्लास करवा चुका है, जो शुरू से लेकर ऑर्गेनिक में अभी 65-66 क्लास हो चुके हैं। तो ये सभी को आप कवर किए हैं कि नहीं ये सभी को देखिए, क्योंकि हमने बेसिक से बताया है। तो बाबू अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और अगला क्लास होगा परसों।